आप अपने काम को लेके कितना संतुष्ट हैं? मैं अपने काम को लेकर संतुष्ट हूँ, जो मेरे दायरे में और मेरे हिम्मत से जो काम इस अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में होना था। सर, आपने बहुजन समाज पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। कुछ समय के लिए आप कांग्रेस में आए, फिर आपने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा। बहुजन समाज पार्टी से में था, बैकग्राउंड कांग्रेस ही था। तो कांग्रेस वालों ने बुला के कहा कि आप आओ हमारे साथ राजनीति करो, हम टिकट देंगे। जो भी चीज़ें हुई उस चीज़ों को मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। कि केंद्र सरकार के इशारे पर नाच रही है ईडी। देखिए, जहाँ पर चोरी होगी वहाँ ईडी आएगी। अभी भाजपा के पास प्रचार करने के लिए कोई विषय नहीं रहा। इसका स्पष्ट ये मतलब है कि भूपेश बघेल का चेहरा दागदार है। राजनीति के आड़ में कहीं न कहीं गुंडागर्दी चल रही है। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले क्रांतिकारी परिवार में जन्मे वो युवा जो राजनीति में आने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी राजनीति की पढ़ाई पूरी की। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूरी न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है बिलासपुर संभाग के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक अकलतरा विधायक सौरभ सिंह जी। हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा रहा? मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसे आपने कहा, स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा रहा और पुराने ज़माने में इस इलाके के हम लोग सबसे बड़े किसान लोगों में से था मेरा परिवार। तो मूलतः हम लोग किसान थे, ज़मीन जायदाद अच्छी थी, खेती करते थे और आज भी खेती कर रहे हैं। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। लगातार मेरा परिवार आज़ादी के पहले भी यहाँ की जनता की सेवा करता था, एक अलग दायरे में, एक अलग नेतृत्व में। आज़ादी के बाद से लगातार प्रजातंत्र आने के बाद जनप्रतिनिधि के नाते मेरा परिवार लगातार अकलतरा विधानसभा की सेवा करता आया है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहा है, क्या आने वाले दिनों में आपके सुपुत्र भी राजनीति में कदम रखने वाले हैं? ये उनकी इच्छा है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वर्तमान में तो कुछ ऐसा नहीं है। वो अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, अब लॉ की पढ़ाई करेंगे। तो लॉ की पढ़ाई करने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो राजनीति में आएंगे। भविष्य क्या है, किसको क्या पता। सर, 5 साल पूरे होने को हैं, आप अपने काम को लेकर कितना संतुष्ट हैं? मैं अपने काम को लेकर संतुष्ट हूँ, जो मेरे दायरे में और मेरे हिम्मत से जो काम इस अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में होना था। पर राज्य सरकार के कार्यकलापों से जो काम होना था छत्तीसगढ़ में, और अकलतरा विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं है, वो कार्य नहीं हुआ है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। एक सड़क बन रही है, अभी जाएंगे अकलतरा से बलौदा और आगे हरदी बाजार तक, 2 साल से वो सड़क का काम चल रहा है। सड़क में तेज़ी नहीं आती, ठेकेदार काम ही नहीं करते। ये राज्य सरकार का काम है। दूसरी चीज़, राज्य सरकार ने कोई नए स्कूल नहीं खोले, नई कॉलेजेस नहीं खोले, किसी भी नया स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला। ये राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार ने ये काम नहीं किए, उसको लेकर मेरी असंतुष्टि है कि राज्य सरकार को नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल यहाँ खोलने थे और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं खुले हैं। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं पर ख़राब लगता है। मेरे से जो काम, जो मेरे दायरे में आता, सड़क का काम, शिक्षा का काम, सिंचाई का काम, केंद्र सरकार ने बहुत हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम किया है, उसको लेकर बहुत बड़ी संतुष्टि है। सर, आप ये बताइए कि राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको ऐसा लगता है कि वो सफल रही है लोगों के लिए? मैं आपको बताऊं तो मुझे इस राज्य सरकार की एक भी योजना ऐसी नहीं लगती जो योजना सफल रही है। देखिए, योजना बनाना, कोई भी एक सरकार होती है, वो सरकार 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ के लिए क्या छाप छोड़ के जाती है। इस सरकार ने कोई छाप नहीं छोड़ा। रमन सिंह जी की कई ऐसी योजनाएं थी जो योजनाओं ने छाप छोड़ा। चावल की योजना थी, स्मार्ट कार्ड की योजना थी, साइकिल की योजना थी,
ऐसी बहुत सारी रमन सिंह जी, तेंदुपत्ता की योजना थी, तेंदुपत्ता का जूता वितरण, छात्रवृत्ति, ऐसी रमन सिंह जी की सैकड़ों योजनाएं थी जो योजना आज भी लोग याद करते हैं। बट भूपेश बघेल जी की सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिस योजना को लोग आने वाले जीवन में याद करेंगे या अन्य सरकारें इस योजना को कंटिन्यू करेंगी। रमन सिंह जी की जो किताब वितरण योजना थी, जो रमन सिंह जी की कपड़ा वितरण योजना थी, बच्चों को छात्रवृत्ति देने की योजना थी, जो साइकिल, सरस्वती साइकिल की योजना थी, आज भी ये सरकार कंटिन्यू कर रही है ना। अच्छी योजनाएं थी इसलिए तो सरकार कंटिन्यू कर रही है। राशन कार्ड के वितरण की जो जो पद्धति उन्होंने, जो वितरण प्रणाली विकसित की, जिसको वर्ल्ड बैंक तक ने वो किया, उसका लोहा माना, उसको एप्रिशिएट किया, वो योजना आज भी चल रही है। तो योजनाएं सरकार ऐसी बनाती हैं जो योजना लगातार चलती रहती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई, सारी सरकारें आज भी चला रही हैं उस योजना को। रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, आज भी वो योजना चल रही है। पर इस सरकार ने क्या ऐसी कोई एक योजना बनाई है? मुझे तो नहीं समझ में आता कि ऐसी कोई भी एक योजना बनाई है। बोला नरवा घुरवा गरुआ बाड़ी, नरवा घुरवा गरुआ बाड़ी में कोई ऐसी योजना हो जो आगे कंटिन्यू करे। आपने गौठान तो बना दिए, गौठान का औचित्य क्या है आज तक सरकार को ही नहीं पता क्या गौठान का औचित्य है। कभी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जो ज़मीन बेजा कब्जा हो रही थी उसको हमने बचा लिया, कभी गौठान में बोलते हैं कि गाय तो नहीं रहेगी, अभी गाय रोड पर है, गौठान में गाय नहीं है। तो कभी गौठान का फिर बोलते हैं कि उसमें हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना देंगे गौठान में। गौठान में आपने बनाया, जनता का पैसा है जो आपने खर्चा किया, उस पैसे का उपयोग तो निकले। कोई उपयोग नहीं, कोई ऐसी एक सिंगल योजना नहीं है इस सरकार की जिसको आने वाली अगली सरकार कंटिन्यूटी कर सके। जी जी। सर, आपने बहुजन समाज पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। कुछ समय के लिए आप कांग्रेस में आए, फिर आपने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा। क्या मुख्य कारण रहे इस चीज़ के सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जो जाने का कारण था वो सर्वविदित कारण था। बहुजन समाज पार्टी में मैं गया, बहुजन समाज पार्टी के साथ काम किया और विधायक बना। बहुजन समाज पार्टी से में था, बैकग्राउंड कांग्रेसी था। तो कांग्रेस वालों ने बुला के कहा कि आप आओ हमारे साथ राजनीति करो, हम टिकट देंगे। जो भी चीज़ें हुई उस चीज़ों को मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, और मेरे को टिकट नहीं दिया। राजनीति करनी थी, मेरे अपने समर्थक थे यहाँ जो शुद्ध थे, जो राजनीति करना चाहते थे। उन सभी लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम चलते हैं। तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लोकसभा का 2014 का चुनाव नहीं हुआ था, और मोदी जी का जो एक बयार चल रही थी, तो सारे लोग यहाँ के ये थे कि मोदी जी की नई सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में चलना है। भारतीय जनता पार्टी में आए, 5 साल संगठन में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में। फिर उन्होंने उपयुक्त तो समझा कि इसको विधानसभा का टिकट दिया जाए, विधानसभा का चुनाव लड़े। अकलतरा विधानसभा की जनता का शुक्रिया अदा है, उनका एहसान है, जीवन भर रहेगा कि उन्होंने मुझे चुनाव जिताया। उनका प्रेम और आशीर्वाद भविष्य में भी रहे, यही कामना करता हूँ। सर, अभी कांग्रेस सरकार सत्ते में है। जिस प्रकार आप पहले, आपके जो पुराने समय में आपके परिजन थे वो भी कांग्रेस में थे, क्या अभी किसी नेता द्वारा आपको अप्रोच नहीं किया जाता कि आप फिर से पार्टी आप शामिल हो जाइए आपकी लोकप्रियता देख के? कांग्रेसी तो मेरे से बात नहीं करते। अच्छा। मैं आज तक मुख्यमंत्री के घर नहीं गया हूँ, मेरी मुख्यमंत्री से बात नहीं, मैं तो उनके टारगेट नंबर 1 का आदमी हूँ। अच्छा। तो क्या मेरे से वो लोग कहेंगे, मेरे से बातचीत नहीं होती उनसे। आप ये बताइएगा, आप जिस प्रकार से हमें बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ईडी के छापेमारी का दौर चल रहा है। कई लोग भी ऐसा बोल रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी ऐसा बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर नाच रही है ईडी। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, जहाँ पर चोरी होगी वहाँ ईडी आएगी। ईडी एक ऐसी संस्था है जो संस्था, जहाँ पर संस्थागत चोरी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, भारत का पैसा विदेशों में ले जाया जाता है, गलत खरीदी फरोख्त होती है, बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं, यही तो भ्रष्टाचार है ना। भ्रष्टाचार इसी ढंग से होता है। पान ठेलों में ये चर्चा होती थी कि 25 रुपये टन कोयले पर लिया जा रहा है, और वो सच था, उसकी मोडस ऑपरेंडी थी। ईडी ने उसको निकाल के बताया कि कैसे 25 रुपये टन कौन लेता था, किन लोग लेते थे, और वो आज 25 रुपये टन बाहर आ गया। 1500 करोड़ रुपए प्रति साल का शराबबंदी में भ्रष्टाचार होता था, उसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी ईडी ने निकाल के बता दी। ईडी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ईडी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने चालान कोर्ट में पुट किया। अगर चालान में कहीं पर गड़बड़ी होती, अगर चालान में कहीं पर गलत होता, तो हमारा ये कहना है, कोर्ट तो निष्पक्ष है ना भारत का,
कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रहा है? कोर्ट तो दस्तावेज देख रहे हैं ना, 700 800 पेज के दस्तावेज हैं। वो दस्तावेज को तो कोर्ट देख रहे हैं ना, ट्रांजैक्शंस हैं, लिखा पढ़ी है, बैंक के खातों की लिखा पढ़ी है, और स्पष्ट ईडी बोल रहा है और स्पष्ट हम बोल रहे हैं, ये सारा कुछ मुख्यमंत्री निवास से चल रहा था। मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं वो पिछले 1 डेढ़ साल से अंदर है। किसके इशारे पर वो आदेश दे रही थी, किसके इशारे पर ये सब काम हो रहे थे? तो ईडी एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा, जो जनता के पैसा का चोरी करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। अभी डीएमएफ है यहाँ पर, डीएमएफ की हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। 17 करोड़ रुपए का डीएमएफ का सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है जांजगीर चांपा जिले में, और विधानसभा की जब कमेटी आई तो 17 करोड़ के खर्चे पर 9,000 लोगों को ट्रेनिंग की वो बात कर रहे हैं। 2,000 लोग नहीं मिल रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है, नाम नहीं मिल रहा है 2,000 लोगों का, 7,000 लोगों की फर्जी ट्रेनिंग हुई। तो जनता के पैसे की डाका अगर पड़ेगा तो कांग्रेसी इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? सौरभ जी, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे छात्र हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, और मेरे ख्याल से आप सबसे ज़्यादा समझ पाएंगे क्योंकि आपने भी सिविल सर्विस की तैयारी की है यूपीएससी की। तो जो सीजीपीएससी में जो धांधली चला, तो जो यहाँ के विद्यार्थियों को जो बात पता चली, क्या बीती होगी, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, एक विद्यार्थी अपने जीवन का बहुत बड़ा काल उस एकाग्रता में व्यतीत करता है। आप एक सोचिए, 15 घंटे 16 घंटे घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, सारी ज़िंदगी की खुशियों को छोड़कर वो सिनेमा नहीं देखता, घूमने नहीं जाता, कुछ नहीं करता, एक बंद कमरे में बैठकर वो परीक्षा की तैयारी करता है। परीक्षा की तैयारी करने के बाद पूरे अपना यूथ को वो झोंक देता है, और उसके बाद अंत में उसको मिलता क्या है? वो ये देखता है कि पूरा का पूरा मैनिपुलेशन हुआ है। और ये मैनिपुलेशन, हमारा ये कहना है कि अगर मैनिपुलेशन, हम बोल रहे हैं मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ के छात्र बोल रहे हैं मैनिपुलेशन हो रहा है, अगर कांग्रेस सरकार में, मुख्यमंत्री जी में नैतिक साहस है तो श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते? सर, आपको क्या लगता है कि सरकार में अगर टीएस सिंहदेव होते मुख्यमंत्री के रूप में पहले से, तो क्या सरकार, जो आज की सरकार, जो इतनी सारे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं आप जिस प्रकार बता रहे हैं, और जो अभी नाकामी कांग्रेस सरकार में आ रही है, क्या वो होती? आप क्या समझते हैं? ये कांग्रेस का कल्चर भ्रष्टाचार है। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का एटीएम है छत्तीसगढ़। टीएस सिंहदेव भी रहते, वो मुख्यमंत्री तभी बनते जब वो एटीएम की भूमिका निभाते, और मुख्यमंत्री शायद इसलिए नहीं बने क्योंकि वो एटीएम की भूमिका निभाना नहीं चाह रहे होंगे, या एटीएम से जो मांग होगी उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। यही तो 2.5 साल का खेल था, और इसी 2.5 साल के खेल में नहीं बने। और कांग्रेस का मूल कल्चर भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, सत्ता उनके लिए सिर्फ भ्रष्टाचार का एक साधन है, अपने को आगे बढ़ाने का साधन है। तो कोई भी मुख्यमंत्री रहता, करता यही, क्योंकि ऊपर के लोग बोल रहे थे यही करने के लिए, उनका कल्चर ही यही है। 10 साल जब यूपीए की सरकार थी तो दुनिया का जो भ्रष्टाचार किया, आज तक जनता उस चीज़ को फेस कर रही है। किसने परमिशन दी थी? चिट फंड कंपनियों की। चिट फंड कंपनियों की परमिशन तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुई थी। धरपकड़ नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे चालू हुई कि जनता का पैसा कहाँ गया उसका हिसाब होना चाहिए। तो इनका मूल उद्देश्य ही भ्रष्टाचार है। आगामी चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका जो भाजपा तय करेगी वो भूमिका मेरी रहेगी। आगामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार रहेगी। कांग्रेस सरकार तो ये कहती है कि अभी भाजपा के पास प्रचार करने के लिए कोई विषय नहीं रहा, क्या समझते हैं आप इस बात को? ये सबसे बड़ी चीज़ तो कांग्रेस में ये बदलाव आया कि 5 साल का जो मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसका स्पष्ट ये मतलब है कि भूपेश बघेल का चेहरा दागदार है। भूपेश बघेल के चेहरे से अब छत्तीसगढ़ में वोट नहीं मिलने वाला, इसलिए भूपेश बघेल के चेहरे को पीछे करके सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है। जहाँ तक हमारे पास मुद्दों की बात है तो हम हमारे 15 साल का जो सुशासन था वो
इनका 15 साल का कुशासन और 9 साल का नरेंद्र मोदी जी का जो बेमिसाल शासन है, उस शासन के आधार पर जनता के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। अलग अलग कर्मचारी अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अभी संविदा कर्मचारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया और कई सारे विषयों पे जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे, जो सरकार की सेवा कर रहे थे इतने दिनों तक, जनता की सेवा कर रहे थे, वो अब इस्तीफ़ा देने में लग गए हैं। आप क्या विषय मानते हैं, ये क्या मुद्दा हो सकता है यहाँ पर? सरकार जो उनके नियमों को पालन नहीं कर रही है और उनके मांगों को पूरा नहीं कर रही है। मुख्यतः तो बात यह है कि आपकी नियत में अगर खोट होगा तो आपकी नीति में खोट होगा। इनकी नियत में खोट था तो इन्होंने जन घोषणा पत्र में जो भी वादे इनको करने थे, इन्होंने वादे कर दिए। नियत में खोट था, इसीलिए तो नीति में खोट आया। 5 साल ये सत्ता में बैठे थे, जो वादा उन्होंने किया था कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारियों को, बाकी और कर्मचारियों को, कर्मचारी संगठनों को, जो भी वादा किया था वो वादा इनको पूरा करना था। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं ना, नियमितीकरण घोषणा की है उन्होंने। तो अगर इनके पास अगर हिम्मत है तो करके बताएं। इन्होंने तो वादा किया था, जनता को वादा किया, जनता ने उस आधार पर, इनके जन घोषणा पत्र के आधार पर इनको वोट दिया। तो जब इन्होंने वादा किया था तो वादा को तो पूरा आप ही करोगे ना, जो सरकार में बैठे हैं। सर, एक सवाल जो हर नेताओं से हम पूछते हैं, आज के दौर में राजनीति के आड़ में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी चल रही है। जो बड़े बड़े नेता हैं उनके परिजन पे किसी न किसी की आपराधिक गतिविधियां शामिल है, उनके कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आप देखेंगे अभी बिलासपुर में घटना घटी, धमकी वाली बात। आप अब रायपुर चले जाएंगे तो वहाँ महापौर के जो भतीजे का जो कारनामा है जो प्रचलित हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, और ऐसे कई उदाहरण है जो हर पार्टी में है, जो पूरे राज्य में कहीं ना कहीं चल रहा। आप इस विषय को क्या मानते हैं, जिस प्रकार से दबंगई होती है परिजनों द्वारा? परिजनों द्वारा दबंगई नहीं होनी चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बहुत पारदर्शी ढंग से, स्वच्छता से व्यवहार करना चाहिए। किसी भी प्रकार की दबंगी, किसी भी प्रकार की माफियागिरी, किसी भी प्रकार का गलत कार्य, भारत में जो संविधान है, जो कानून है, वो कानून सभी के लिए लागू होता है और वो लागू हर व्यक्ति के लिए लागू होना चाहिए। वो किसी पार्टी का नेता हो, किसी भी स्तर का नेता हो, उनके परिवार के कोई भी सदस्य हो, सब के लिए लागू होना चाहिए। और अगर कानून व्यवस्था को हम लोग तोड़ेंगे, अर्थ यह है कि नेता तोड़ेंगे, तो और लोग भी गलत करेंगे। और फिर से मैं इस बात को बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी की ये संस्कृति है, ये सभ्यता है, भ्रष्टाचार करना, गुंडागर्दी करना, गुंडागर्दी को बढ़ावा देना। आप एक आंकड़ा खोल के देख लीजिए कि कितने आपराधिक प्रकरण कांग्रेसियों के नाम पर दर्ज हैं और कितने आपराधिक प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम पर दर्ज है। आंकड़ा आपको स्पष्ट बोल देगा। आपराधिक प्रकरण की बात कर रहा हूँ, आंदोलन के प्रकरण की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में राजनीतिक प्रकरण होते हैं और राजनीतिक प्रकरण की बात नहीं कर। आपराधिक प्रकरण, चोरी के, हत्या के, डकैती के, बलात्कार के, ये सारे जो प्रकरण हैं, जो जघन्य प्रकरण हैं, ये कितने प्रकरण कांग्रेसी के ऊपर दर्ज हैं। आप रिकॉर्ड लेकर देख लीजिए, पूर्व का भी देख लीजिए, इस 5 साल का भी देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट आपको हो जाएगा। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी उनकी राजनीति का, उनके सोच का, उनकी आइडियोलॉजी का पार्ट है। आप हमें ये बताइए कि आगामी चुनाव में आपको क्या लगता है कि आप किस हिसाब से, किन मुद्दों को लेके चुनाव अपना प्रचार करेंगे? क्षेत्र का जो मैंने विकास किया है, क्षेत्र की जनता को मदद करने का जो मैंने प्रयास किया है, और क्षेत्र की जनता को की सेवा को लेकर जो मेरी सोच है, उस सोच के आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता के बीच में फिर से जाके आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे को 5 साल काम करने का मौका दें। बट ये सब तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी। जी। साथियों, आप देख रहे थे सवाल जो आपका है,